हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक एक दिन बीतता जा रहा है और परीक्षा की घड़ी नज़दीक आते जा रही है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी अपने अंदाज से करते रहें। परीक्षा आ रहा है तो जाएगा भी। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। आज 30 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का दूसरा सेट सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेट जो नहीं देख पाए होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। इस सेट के बाद हर चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। एक बात और है कि एक लाइक तो बनता है। तो आज का सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। अनेक, जीरो, अद्वितीय या दो। क्वेश्चन में है पूछ रहा है कि अगर कोई भी प्राकृत संख्या है उसका जब अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे, उसका क्रम को अगर हम नहीं लें तो उसका क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। क्रम को छोड़ दें तो जैसे 30 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो इसका अगर पहले 2 से भाग देंगे इसको 15 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 5 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड को हम लिखेंगे 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5। और वही 30 का अगर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले अगर 3 से भाग दे दे कोई तो ये 10 आएगा, फिर 10 को 2 से भाग देंगे 5 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 5। अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर क्रम को छोड़ते हुए, मतलब क्रम जो सीरियल है, जैसे पहले 2 है, पहले उसके बाद 3 है, फिर 5 है, तो अगर इस क्रम को हम अगर मायने नहीं रखे, इसमें पहले 3 आ गया, फिर बाद में 2 है, उसके बाद फिर 5 है, तो क्रम को अगर हम कोई मायने नहीं रखे हम उसको कि पहले किसको लें बाद में किसको लें, तो इसका हल जो है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब है कि ये 2 यहाँ पे पहले आया था, फिर इसमें 2 बाद में आया, इसमें 3 बाद में आया था, इसमें 3 पहले आया। तो कौन कहाँ आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो पहला अभाज्य गुणनखंड में जो 2 और 3 5 है, दूसरा में भी वही 2 और 3 और 5 है। क्रम को हम इधर उधर कर दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं। उसको यहाँ पे दिया कि क्रम को छोड़ते हुए, तो क्रम को हम इधर उधर कर दें अगर, तो इसका गुणनखंड जो है वो अद्वितीय हो जाएगा। 2 3 5 इसमें भी है, वही 2 3 5 इसमें भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसको याद रख लेना है कि इसका अद्वितीय होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है, ये पहले देख लेना है क्वेश्चन में कि परिमेय देर पूछ रहा है कि अपरिमेय। यहाँ पे दिया हुआ है यह परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p बटे q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q दोनों संख्या जो है वो पूर्णांक होता है। p और q पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब वो पूर्ण अंक होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे पहले दिया हुआ है रूट में है 225, तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, तो ये p बटे q के रूप में हो गया, जहाँ पे p और q दोनों पूर्ण संख्या है। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। और यहाँ हमको पूछ रहा था अपरिमेय संख्या कौन होगा। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 17 को भी हम लिख सकते हैं 17/1। यहाँ पर भी p और q दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। 0 है अगला, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, तो ये भी एक 0 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला है पाई का मान 22/7 जो होता है, तो ये देख करके नहीं कह देना है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट ये होता नहीं है, 22/7 मान लिया गया है। इसलिए पाई को याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या।
क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि संख्या 6, 72 और 120 का HCF होगा। HCF निकालना है यहाँ पे, तो यही यहाँ हम भागा देकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अक्सर HCF निकालने के लिए जो देता है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए देता है। तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको पहले 2 से भागा देंगे, 2 तिया 6, तो 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3। फिर ऐसे ही 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भागा देंगे 36, फिर 2 से भागा देंगे 18, फिर 2 से भागा देंगे 9, अब 3 से भागा देंगे 3 तिया 9। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3। फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हो जाएगा 60, फिर 2 से लेंगे 30, फिर 2 से लेंगे 15, अब 3 से हो जाएगा 5। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 है 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 5, 3 गुने 5। अब HCF निकालना है हमको, HCF 6, 72 और 120, ये तीनों का HCF कितना होगा? तो HCF होता है जो तीनों में कॉमन आया होगा वही होगा HCF। तो ये 2 जो है वो तीनों में कॉमन है। फिर यहाँ पे एक 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 भी सभी में कॉमन हो गया। और भी कुछ नहीं है जो कि तीनों में मिलता हो, तो इसका HCF हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6। यहाँ पर 5 है, इसमें कहीं 5 नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें एक और 2 है, लेकिन इसमें 2 और नहीं बचा हुआ है, इसीलिए जब तक तीनों में नहीं मिलेगा तब तक उसको हम HCF में नहीं ले सकते हैं। तो इसका HCF हो जाएगा 6, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है y बराबर fx में शून्यकों की संख्या है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें कितना शून्यक होगा इसका? तो शून्यकों की संख्या के लिए हम जानते हैं कि जो ग्राफ अगर दिया हुआ है तो वो x अक्ष को जितना बार काटता है उतना उसका शून्यक होता है। यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है ये x अक्ष को एक बार काट रहा है, यहाँ पे मूल बिंदु जो 0 0 होता है वहाँ पे x अक्ष को एक बार काट रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? शून्यकों का योग दिया है 0 और गुणनफल दिया है √5, तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद के लिए अगर शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद होता है x² प्लस, अगर शून्यकों को हम एक शून्यक को अल्फा और एक शून्यक को अगर बीटा मान लें तो शून्यकों का योग प्लस एक द्विघात बहुपद होता है x² प्लस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक शून्यक मान लेते हैं, अल्फा बराबर मेरा दिया हुआ है अल्फा नहीं, यहाँ पे शून्यकों का योग दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल जो है वो दिया है √5। तो जहाँ पे शून्यकों का योग है वहाँ पे 0 रखेंगे और शून्यकों का गुणनफल की जगह पे √5, इससे जो मेरा द्विघात बहुपद बनेगा वही हो जाएगा आंसर। तो इसलिए द्विघात बहुपद px जो है वो हो जाएगा x² प्लस शून्यकों का योग इंटू x, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 तो हो जाएगा 0 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल √5 है तो हो जाएगा √5। अब ये 0 को x से जब गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस √5, x² प्लस √5 आया, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है x² प्लस √5 बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की समीकरण युग्म 3x - y बराबर 3
और x प्लस 3y बराबर 4 का हल होगा। एक हल होगा, अनेक हल होगा, दो हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। इसका कितना हल होगा ये निकालना है हमको। तो जो समीकरण दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं। दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण युग्म जो रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो जो 3 जो है वो बराबर के दाहिने साइड में है, इसको हम पहले बाएं साइड में कर लेंगे इसको। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 4। तो इसको जब हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये 4 प्लस में था बराबर के राइट साइड में, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -4। इसको ले लिए समीकरण 2। अब इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा कि दो हल होगा, इसके निकालने के लिए हम इसका पहले a1 a2 a3 और b1 b2 b3 से इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे जो पहला समीकरण दिया हुआ है इसमें x के साथ जो गुना में है वो a1 हो जाएगा, y के साथ जो गुना में है वो b1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म जो बच जाएगा c के जगह पे वो हो जाएगा c1। तो यहाँ पे ये 1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा y के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। तो b1 हो जाएगा -1 और c1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म ये जो है -3। फिर दूसरा समीकरण से a2 हो जाएगा, x के साथ में गुना में कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ a2 हो जाएगा 1। b2 y के साथ में यहाँ पे 3 है तो b2 हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा -4। अब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 c1 बटे c2 का हम तुलना करेंगे कि क्या हो रहा है मेरा। तो a1 बटे a2 बराबर a1 बटे a2, a1 है 3 और a2 है 1 तो 3/1। b1 बटे b2 बराबर b1 है -1 और b2 है 3 तो हो जाएगा -1/3। अब c1 बटे c2 हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर दोनों बराबर आया रहता तो हम c1 बटे c2 को चेक करते निकाल करके। लेकिन यहाँ दो ही जैसे निकाले a1/a2 और b1/b2। अब ये देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे 3/1 यानी कि इसको 3 कह सकते हैं, और दूसरा आ गया -1/3। तो 3 और -1/3 ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो इतना ही से मेरा चेक हो जाएगा कि इसका कितना हल होगा। इसीलिए अब यहाँ पे c1/c2 और निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू है b1/b2। ये दोनों बराबर तो नहीं है, ये है 3/1 और ये है -1/3, दोनों बराबर नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब दोनों ये बराबर नहीं है, a1 बटे a2 और b1/b2 जब बराबर नहीं होता है तो ये इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कहने का मतलब उसका केवल एक हल होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कितना हल होगा, तो इसका एक हल होगा। अगर अद्वितीय हल यहाँ पे ऑप्शन में रहता तो अद्वितीय हल को भी हम टिक मारते। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल उसका। और जब ये कंडीशन में याद ये भी रखना है कि जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है, प्रतिच्छेद करती है। और दूसरा है कि प्रतिच्छेद करती थी, इसका एक हल होता है। और अगला और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि अगर प्रतिच्छेद करता है तो वो समीकरण जो है वो कहलाएगा संगत, वो हो जाता है संगत। तो यहाँ पे इसका कितना हल होगा ये पूछ रहा था, तो जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म या संगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। कोई भी रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है अगर उसका युग्म जो है वो असंगत है तो इसका आलेख की रेखाएं क्या होगी। अभी बताए कि यह संगत होता है जब उसका कोई हल नहीं होता है। और कोई हल कब नहीं होगा,
जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी नहीं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसका एक हल होता है, और जब हल होता है तो वो कहलाता है संगत। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में दिया हुआ है कि समांतर, जब रेखाएं समांतर होगी, तो जब दोनों रेखा अगर समांतर हो जाएगा तो कहीं पर भी अगर जब ये अगर नहीं कटेगा, जैसे रेलवे लाइन का जो होता है पटरी, तो वो कहीं पे एक दूसरे को टच नहीं करता है, तो उस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा। जब ये कहीं टच ही नहीं करेगा तो इसका एक भी हल नहीं होगा, और जब हल नहीं होता है तो वही कहलाता है असंगत। तो यहाँ पे समांतर जो है, जब रेखाएं समांतर होगी तब उसका कोई हल नहीं होगा, और जब हल नहीं होगा तो वही कहलाएगा असंगत। तो इसका आंसर हो जाएगा जब रेखाएं समांतर होगी। समपाती में क्या है कि समपाती में एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी गया हुआ रहेगा, दोनों रेखा एक दूसरे पर रहेगा, तो इसका अनंत हल होता है, बहुत सारा हल हो जाएगा इसका। तो हल चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, हल तो हो जा रहा है, और जिसका हल हो जाता है वो कहलाता है संगत। तो ये भी हो जाएगा संगत। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि समीकरणों का कोई युग्म असंगत तब कहलाएगा जब आलेख की रेखाएं समांतर होगी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं समपाती, समांतर की प्रतिच्छेदी या इनमें से कोई नहीं। ये जो दो समीकरण दिया हुआ है तो इसके द्वारा जो रेखा निरूपित होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर भी हम पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 4 है, इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 2, इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम a1 b1 c1 निकालेंगे, 2 से निकालेंगे a2 b2 और c2, और फिर उसका हम तुलना करके देखेंगे। तो यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा, x के साथ गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है तो a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 1, y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, और c1 हो जाएगा -4, c1 हो जाएगा -4। ऐसे ही a2 b2 c2 इसे निकालेंगे, तो यहाँ पे a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा -1 और c2 हो जाएगा -2। -2 है यहाँ पे c2, तो ये हो जाएगा -2। अब a1 बाई a2 का हम तुलना करके देखते हैं कि क्या होगा। a1 बाई a2 बराबर, ये है 1, a2 भी है 1 बाय 1। फिर b1 बाय b2 देखते हैं, b1 है 1 और b2 है -1, 1 बाय -1, तो ये 1 बाय 1 और एक है 1 बाय -1। ये दोनों फिर देखने के बराबर नहीं है, यानी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी। तो ये दोनों समीकरण के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा, ऐसा कंडीशन ये जानते हैं कि जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो ये दोनों समीकरण से जो निरूपित होगा रेखा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा है। हड़बड़ी में द्विघात समीकरण इतना पढ़ करके नहीं कर देना है कि ये द्विघात समीकरण होगा तो इसको टिक कर दें। पहले देख लेना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कौन द्विघात समीकरण नहीं है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम एक करके सबको चेक करेंगे। पहला जो समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है इसको हम चेक करते हैं। पहले ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -2ab
प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2x माइनस 3। अब ये सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 और 2 गुना करके हो जाएगा यहाँ माइनस में 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस में 3 वो इधर आके हो जाएगा प्लस में 3 बराबर 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 2x, माइनस हो गया 6x और 4 और 3 हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण। x का अधिक द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें x का अधिकतम घात पावर जो है, x का अधिकतम पावर 2 अगर रहेगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण। यहाँ पूछ रहा था कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब दूसरा हम चेक करते हैं, बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको जब हल करेंगे तो ये x है वो 2x से गुना होगा एक बार, फिर x 3 से भी गुना होगा। तो x जब 2x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, गुना में पावर जुट जाता है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है। जब दोनों गुना होगा तो x का पावर जुट करके हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस ये x जब 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3x, और इधर जो एक्स स्क्वायर प्लस में उसको जब लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 1 है वो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब ये 2x स्क्वायर है प्लस में, 1x स्क्वायर है माइनस में, तो 2 में से 1 चल जाएगा तो 1x स्क्वायर बच जाएगा प्लस में है यहाँ पे 3x और माइनस में है 1 इक्वल्स टू 0। अब ये भी देखते हैं कि द्विघात समीकरण हो जा रहा है, क्योंकि x का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ हमको निकालना है कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अब तीसरा ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इधर दिया है माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x का जो है वही लिख दिए बराबर, यहाँ पे है माइनस 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब ये हो गया इधर एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है यहाँ पे 2x, और ये 2x प्लस में है, वो जब इधर आएगा तो इधर भी आकर के वो भी हो जाएगा माइनस 2x, जो माइनस में है 6 इधर आकर के हो जाएगा प्लस में 6 बराबर 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x, माइनस हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर 0। ये भी हो गया द्विघात समीकरण। x का अधिकतम पावर 2 है यहाँ पर, तो ये भी हो गया मेरा द्विघात समीकरण। तो C भी नहीं होगा। अब D को हम चेक करते हैं। डी में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इधर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, इधर जो है वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इधर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। अब एक्स स्क्वायर बराबर के लेफ्ट साइड भी है और एक्स स्क्वायर बराबर के राइट साइड भी है, तो इसको हम काट सकते हैं। और नहीं तो फिर जब ऐसा भी देखेंगे कि जब एक्स स्क्वायर यहाँ राइट साइड में, इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ बच गया 3x प्लस 1 और इधर बच गया माइनस में 4x, जो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 4x, और ये प्लस में 4 है, ये हो जाएगा 4 जो है वो प्लस में इधर लाएंगे तो वो भी हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। 3x और 4x दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x, माइनस में 4 प्लस में 1 तो हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि x का जो है वो अधिकतम घात जो पावर जो है वो वहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे
1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए x का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा था कि यहाँ पे कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा। यहाँ पे दे दिया है कि इसका मूल बराबर है, तो हमको m का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि m का क्या मान रखेंगे कि मूल बराबर हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मूल बराबर होने के लिए इसका कंडीशन क्या है कि मूल बराबर होंगे कब? मूल कब बराबर होता है? जब d जो विविक्तकर होता है, जिसको कि b² - 4ac कहते हैं, वो d बराबर 0 होता है। मूल बराबर तभी होगा जब d का मान 0 हो जाता है। तो d यहाँ पे हो जाएगा b² - 4ac। d का बराबर, d जो है विविक्तकर, उसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। इतना बराबर हो जाएगा 0, तो m का मान निकालना है। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है 3x² - 12x + m बराबर 0, यहाँ पे ये हो जाएगा x² का गुणांक ये होता है, x² के साथ गुना में 3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3। और x का जो गुणांक रहता है वो होता है b, तो यहाँ b हो जाएगा, x के साथ गुना में है -12, तो b हो जाएगा -12। और c जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो c होता है, तो यहाँ पे c हो जाएगा m। तो यहाँ b abc का मान रख देंगे, b² यानी -12 का स्क्वायर -4 इंटू ये का मान 3 है, तो 3 रखेंगे। c का मान m है, तो यहाँ पे m बराबर 0, इससे m का मान निकालना है। तो -12 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, और ये 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये m रहेगा, तो 12m हो जाएगा। ये माइनस में है, जब इसको हम इधर ले जाएंगे, बराबर से लेफ्ट साइड में था, इसको जब राइट में ले जाएंगे तो माइनस में है, वो जा करके इधर हो जाएगा, 12m हो जाएगा प्लस में। अब इससे m का मान हमको निकालना है, तो 144 का रहने यहीं पर रहेगा। ये 12 जो है m के साथ यहाँ पे गुना में है, जब उसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा भागा में, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 12। 144 को जब 12 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि m का मान आ गया 12, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 11, द्विघात समीकरण 6² - x - 2 बराबर 0 के मूल हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल क्या होगा? इसका मूल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक बीच वाला पद को तोड़ करके निकाल सकते हैं, इसको गुणनखंड करके समीकरण का, और नहीं तो फिर दूसरा हम वही ए बी सी का तुलना कर ए बी सी निकाल करके इससे डी निकालेंगे विविक्त कर, डी बराबर b² - 4ac। उससे फिर द्विघाती सूत्र से x का मान निकालेंगे, वही इसका मूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले समीकरण लिख लेते हैं 6x² - ax - 2 बराबर 0। द्विघाती सूत्र से इसका हम मूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा 6, x² के साथ गुना में रहता है वो ये होता है, तो ये हो गया 6। b हो जाएगा x का गुणांक, x के साथ गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ माइनस लगा हुआ तो b हो जाएगा -1, और c हो जाएगा -2। ए बी सी निकाल लिए। अब इससे हम d निकालेंगे, विविक्त कर जिसको कहते हैं, d हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। ये फार्मूला को याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये फार्मूला ही पूछ देता है कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b² + 4ac क्या होगा, याद रखना है। तो d निकालेंगे यहाँ b², तो -1 का स्क्वायर -4, ये है 6 इंटू c है -2। अब जब ये इसको गुना करेंगे, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस गुने माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 48, 48 + 1 ये हो जाएगा 49। अब d का मान आ गया मेरा 49।
तो निकालना है इसका मूल क्या होगा। तो द्विघाती सूत्र से मूल जो इसका अल्फा बीटा होगा उसके लिए हम लिखते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अब इसमें मान रखेंगे हम और इसी से मेरा x का दोनों मान निकल जाएगा, वही दोनों होगा x का, इस समीकरण का मूल होगा। -b का मान यहाँ पे कितना है, -1 है। तो पहले जो फॉर्मूला के लिए जो माइनस है वो माइनस हम लिख दिए। उसके बाद b का मान है -1, तो फिर यहाँ पे -1 लिखेंगे। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि सिर्फ माइनस ये जो लिखा और वहाँ पे 1 लिख देता है कि माइनस तो पहले से ही है, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये माइनस पहले हम फार्मूला वाला माइनस लिखे, उसके बाद जो b का मान रखना था वो भी था b का मान -1, तो b का मान फिर ब्रैकेट लगा कर यहाँ हम -1 लिखे। फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान निकाल चुके हैं हम 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 बटे 2a। 2 इंटू ए का मान है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। जब इससे हो जाएगा माइनस गुने माइनस, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस माइनस 49 है रूट में, तो 49 का वर्गमूल होता है 7, तो यहाँ पे 7 हो गया बटे 2 और 6 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। अब ये हो जाएगा, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो 1 + 7/12 और एक बार लेंगे 1 - 7/12। तो इससे x का 2 मान निकल जाएगा। 1 और 7 को जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8/12, और 1 में से जब 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -6/12। अब ये 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12 2/3, और इसको जब काटेंगे 3 से हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चक 12, फिर 2 × 2 और 2 दूनी 4। तो इससे एक मान आ गया 2/3, x बराबर आ जाएगा 2/3, और एक मान आ गया -1/2। तो यही दोनों हो जाएगा इसका मूल, 2/3 और -1/2। कहाँ है ऑप्शन 2/3 -1/2, बी में दिया हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एपी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 तो दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से एपी में कौन है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कौन सा होगा। तो एपी हम उसी को कहेंगे जिसमें, जैसे पहला ऑप्शन में यहाँ पे दिया 5, 25, 125, 625। दूसरा जिसका सार और अंतर हमेशा बराबर निकले। कोई भी 2 पद को लेंगे, उसमें से दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो सार अंतर जितना आएगा उतना ही, अगर ये दोनों पद को ले रहे हैं, इसमें दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे तो सार अंतर उतना ही आना चाहिए। कहीं पर भी 2 पद को कहीं से भी बीच में अगर उठा लें और वो दोनों पद में से दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो सार अंतर हमेशा सब जगह बराबर आना चाहिए, तभी वो कहलाएगा एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो इसका सार अंतर निकालने के लिए सार अंतर को डी से सूचित करते हैं। डी का होता है फॉर्मूला A2 - A1, जहाँ A2 है दूसरा पद, A1 होता है पहला पद। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद है 25 में से घटाएंगे 5, तो आ गया 20। एक इसका सार अंतर ये दोनों में निकालें, फिर एक और सार अंतर निकालेंगे ये दोनों में, कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों में हम सार अंतर निकाल के देखते हैं कि दोनों का, ये दोनों और ये दोनों का सार अंतर सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। फिर दूसरा सार अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 - A2। तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद है 125 माइनस इसमें करेंगे 25, तो आ गया 100। अब एक सार अंतर है वो 20 है और एक सार अंतर है 100,
यानी दोनों सार और अंतर जो है वो बराबर नहीं है। तो ये जो पहला दिया हुआ ऑप्शन ये एपी में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें है 2, 4, 8, 16। इसमें सार और अंतर इसका निकालेंगे पहले D1 बराबर A2 माइनस A1। इसका सार अंतर निकाल रहे हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद है 4 में से घटाएंगे 2 को तो 2 आएगा। फिर इसका दूसरा सार अंतर निकाल करके देखते हैं, ये 8 में से घटाएंगे 4 को तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा। एक सार अंतर 2 है, दूसरा सार अंतर 4 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये भी एपी में नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है 1, 3, 5, 7 ... इसका सार अंतर निकालेंगे हम। पहला सार अंतर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है दूसरा पद 3, उसमें से पहला पद है 1, उसको घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा। फिर इसका दूसरा सार अंतर निकाल के देखते हैं। दूसरा सार अंतर ये दोनों में निकालते हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं, A3 माइनस A2। तीसरा पद है 5, उसमें से घटाएंगे दूसरा पद 3, 5 में से 3 जाएगा 2। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में सार अंतर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कौन एपी में है, तो 1, 3, 5, 7 यही हो जाएगा एपी में। ये तो फॉर्मूला से चेक किए, ऐसे इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते थे, जैसे 3 में से 2 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। हर बार ये डिफरेंस सेम आ रहा है। इसको अगर चेक करेंगे ऐसे 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये सारा अंतर सेम नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 4 को घटाएंगे 4 आएगा, तो एक बार 2 आ रहा है एक बार 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। 25 में से 5 को घटाएंगे तो 20 आएगा, और 125 में 25 घटाएंगे तो 100 आएगा, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि एक एपी में an, जिसको nवां पद कहते हैं, an बराबर 4n माइनस 3 है, तो एपी का 5वां पद होगा। कोई भी एपी का nवां पद जिसको an से सूचित करते हैं वो दिया है 4n माइनस 3, तो इसका 5वां पद क्या होगा? तो nवां पद जो है वो an बराबर दिया है 4n माइनस 3, तो 5वां पद पूछ रहा है, यानी कि n बराबर 5 रखेंगे तो क्या आएगा? तो 5वां पद हो जाएगा A5, तो जहाँ n है वहाँ पे 5 रख देंगे, तो 4 × 5 माइनस 3, 4 और 5 को गुना करेंगे 20 माइनस 3, ये हो जाएगा 17। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर, एपी बराबर, एपी दिया हुआ है एक 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 होगा? एक एपी दिया है, इसका क्यावां पद होगा -81। तो इसका पहले जो एपी दिया है वो हम लिख ले रहे हैं, एपी है 21, 18, 15 ... अब इसमें पहला पद जो है वो 21 है, पहला पद को ये से सूचित करते हैं, तो ये बराबर हो गया 21। इसका सार और अंतर निकालेंगे, डी होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से घटाएंगे पहला पद को, तो दूसरा पद है 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस पहला पद 21 है, तो 21, 18 में से 21 को घटाएंगे तो 3 नहीं लिख देना, यहाँ पे -3 होगा। अभी ए निकल गया, डी निकल गया, अब इसका पूछ रहा है कि क्यावां पद होगा -81, तो यहाँ पे मान लेंगे हम, अभी जब नहीं पता है निकालना है हमको क्यावां पद होगा -81, तो इसको मान लेते हैं कि nवां पद है 81, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना nवां पद -81 है। अब मान लिए जब nवां पद है -81, तो nवां पद को an से सूचित करते हैं, तो an बराबर हो गया -81। nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 × d बराबर हो गया -81। तो यहाँ पे हमको n निकालना है।
अब ये दिया हुआ है 21, तो ये हो जाएगा 21 प्लस n का मान निकालना है, n-1 इंटू डी हम निकाल चुके हैं -3 बराबर -81। ये 21 यहाँ से हटाएंगे इसको, तो ये प्लस में इधर जाकर के हो जाएगा माइनस में, तो ये यहाँ पर बच जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर इधर -81 में माइनस हो जाएगा 21। ये हो जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर ये -81 और -21 दोनों मिल करके हो जाएगा माइनस में 102। अब ये -3 यहाँ पे गुना में है, ये जब इधर ले आएंगे तो भागा में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा n-1 बराबर -102 बट्टे हो जाएगा -3। ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 3 बार में 9, 3 चक 12, ये 34 से आ गया, यानी कि n-1 बराबर आ गया 34, इसलिए n बराबर हो जाएगा 34 प्लस 1। ये 1 यहाँ माइनस में, इधर जाके 1 प्लस में हो जाएगा, तो 34 प्लस 1 हो गया 35। n का मान 35 से आ गया, यानी कि 35वां पद है वो हो जाएगा -81, तो 35वां पद हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? समबाहु त्रिभुज कि विषमबाहु त्रिभुज कि समद्विबाहु त्रिभुज कि समकोण त्रिभुज? समरूप, समरूप होगा सभी समरूप। कभी दो त्रिभुज समरूप तभी कहलाएगा जब दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समान अनुपात में होगा वो समबाहु त्रिभुज का होगा, तो इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। विषमबाहु नहीं होगा, समद्विबाहु भी नहीं होगा, समकोण भी नहीं होगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। y निर्देशांक को कहते हैं, y का जो निर्देशांक है उसे क्या कहते हैं? भुज, कोटि, तल, लंब। x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला 17। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज ABC में कोण ये है 60 डिग्री, B 80 है, C 40 है। त्रिभुज PQR में कोण P है 40 डिग्री, कोण Q 60, कोण R 80। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अभी बताए कि दो त्रिभुज जो है ABC और PQR ये दोनों समरूप तभी हो सकता है जब उसके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर, संगत कोण कहने का मतलब हो गया कि अगर त्रिभुज ABC का नाम हम लिखे हैं, अगर ABC लिखे हैं और दूसरा त्रिभुज का नाम हम PQR लिखे हैं, तो संगत कोण कहने का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज का जब कोण ये लेंगे तो इस त्रिभुज का कोण P के बराबर होना चाहिए, इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज का कोण Q के बराबर होना चाहिए, और इस त्रिभुज का कोण C इस त्रिभुज का कोण R के बराबर होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा कि ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर है। तो वही यहाँ पे चेक कर लेंगे हम कि किस में ऐसा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस त्रिभुज ABC में कोण ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और दूसरा त्रिभुज PQR में कोण P कितना है? कोण P है यहाँ पे 40 डिग्री, तो एक 60 है और एक 40 है, तो यहाँ पे संगत कोण बराबर नहीं हुआ, इसीलिए ये सत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RPQ। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में पहला यहाँ पे देखेंगे कि कोण ये कितना है और कोण दूसरा त्रिभुज में कोण R कितना है। अगर कोण A और कोण R बराबर होगा, कोण B और कोण P बराबर होगा, कोण C और कोण Q बराबर होगा, तब ये समरूप हो जाएगा। यहाँ पे कोण ये है 60 डिग्री और इसका कोण R है 80 डिग्री,
तो एक 60 डिग्री है और एक एक ये है 60 डिग्री और ये 80 डिग्री, तो संगत कोण तो बराबर नहीं हुआ, इसीलिए ये भी समरूप नहीं होगा। तीसरा दिया हुआ त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। तो त्रिभुज एबीसी का कोण ये 60 डिग्री और त्रिभुज क्यू आर पी का कोण क्यू 60 डिग्री। इसका भी कोण ये 60, इसका भी कोण क्यू 60, ये और इसका कोण क्यू, ये दोनों 60-60 हो गया। दूसरा है कि इसका कोण बी और इसका कोण आर, इसका कोण बी 80, इसका कोण आर 80, ये भी दोनों बराबर है, कोण बी और कोण आर दोनों बराबर है। इसका कोण सी और इसका कोण पी, कोण सी है 40 और कोण पी है 40, दोनों बराबर है। तो यह इसमें जो है सो कोण सी और कोण पी बराबर है। ये त्रिभुज में ये कहेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर पी का संगत कोण दोनों त्रिभुज का बराबर है, तो इसमें ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी, तो ये ऑप्शन सही है। 18 नंबर में दिया है कि यदि बिंदुओं -1 -3 और x9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान होगा। यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी दिया हुआ है कि 13 है, तो x का मान क्या होगा ये निकालना है। एक बिंदु हम मान लिए P है और एक बिंदु Q है। P को हम मान लिए -1 और -3 है और Q हो गया x और 9। अब ये दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 13 मात्रक है, 13 यूनिट है, 13 इकाई। तो यहाँ पे ये दोनों बीच का दूरी 13 दिया हुआ है, तो हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे इसका x का मान निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र से P और Q का दूरी का सूत्र क्या है? इसको अगर हम x1 y1 मान लें और इसको अगर हम x2 y2 मान लें, तो दूरी सूत्र कहते से हो जाएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में। यही है दूरी सूत्र। P और Q के दो बिंदु दिया हुआ है, तो दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये दूरी सूत्र है। अब ये दोनों बिंदु जो P और Q इसके बीच का दूरी दिया हुआ है कि 13 मात्रक है, तो इसके बराबर हम कर देंगे यहाँ पे 13। अभी x2 और x1 y2 y1 का मान रख देंगे, तो ये रूट में हो जाएगा। x2 का मान है, x2 के जगह पे x है, यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस x1 के जगह पे -1 है, तो यहाँ पे -1 देना है। यहाँ पर भी गलती नहीं करना है कि एक माइनस दिया हुआ तो सिर्फ हम सिर्फ 1 बैठा दें। सो ये माइनस है फॉर्मूला के लिए, अरे x1 का मान है माइनस में, तो इसीलिए फिर यहाँ पे एक माइनस दे करके माइनस देना होगा 1। अब जब -1 देंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, अब यहाँ छोटा ब्रैकेट लग चुका है, तो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे प्लस y2 माइनस y1, y2 है 9 माइनस y1 है -3, तो फिर यहाँ पे -3 लिखेंगे, ये स्क्वायर हो गया बराबर इधर 13। अब ये रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इसका रूट और इसका वर्ग खत्म हो जाएगा, तो इसको सिर्फ लिख देते हैं x माइनस गुने माइनस, ये प्लस हो जाएगा x + 1 और इसका होल स्क्वायर था, सो होल स्क्वायर प्लस ये 9 और यहाँ माइनस गुने माइनस, ये फिर हो जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर था, सो होल स्क्वायर बराबर। अब वर्ग किए हैं तो 13 का वर्ग इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब इधर वर्ग करेंगे तो रूट और वर्ग खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसको हटा दे रहे हैं। अब ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2ab की जगह पे 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस
9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 बराबर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इसको इतना नहीं करके इससे भी और आसानी से निकाल सकते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहीं से लेकर के चलते हैं। x+1 का होल स्क्वायर है, उसको x+1 का होल स्क्वायर रहने देते हैं। इधर 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169। अरे 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। अब ये 144 जो यहाँ प्लस में है उसको जब इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 169 के साथ यहाँ माइनस में हो जाएगा 144। अब ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर बराबर 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर जाकर के रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1 बराबर 25 का रूट। ये स्क्वायर इधर हटा दिए तो इधर जाकर के रूट हो गया। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो x+1 बराबर 5 आ गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे x का मान निकालना था, क्या होगा, x का मान हो जाएगा 4। इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन इसमें फिर x का मान निकालना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, उससे फिर x का मान निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लंबा होगा। इससे शॉर्टकट में इससे मान निकल जाएगा मेरा। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। आकृति में साइन p का मान होगा। साइन p का मान क्या होगा, यहाँ पे p q r एक त्रिभुज दिया हुआ है जो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखना ये 90 डिग्री है, ये 12 है, ये 13 है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो साइन p का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, p/h। साइन का होता है p/h, लंब बाय कर्ण। तो यहाँ पे हमको निकालना है साइन p। थीटा के जगह यहाँ हमको p दिया हुआ है, यहाँ p लिखा हुआ है, तो हमको p लेना, मतलब इस कोण को लेना है, ये चीज़ दिया हुआ है हमको। तो जो कोण हमको लेने के लिए बोला गया है, जिस कोण को समकोण त्रिभुज में हम लेते हैं तो उसके सामने वाला लंब हो जाता है। जैसे इस को साइन p जब लेने बोल दिया तो ये इस p को लिए हमको इस कोण को लेना पड़ेगा, और जब ये कोण को लेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा है वो हो जाएगा इसका लंब। यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो p/h यानी 12/13 कर दें साइन का, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको साइन थीटा में p लेना है, साइन p का मान निकालने बोला है। तो p को जब ये वाला कोण को लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। साइन p लेंगे जब तो उसके लिए लंब हो जाएगा मेरा QR। तो साइन p बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब हो जाएगा यहाँ पे मेरा QR और कर्ण हो जाएगा PR। कर्ण तो फिक्स है, वो PR रहेगा, जो 90 डिग्री उसके सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण तो PR हो जाएगा। अब QR का मान है 5 और PR का मान है 13, तो साइन p का मान हो जाएगा 5/13। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है यदि साइन a-b बराबर 1/2 एवं कॉस a+b बराबर 1/2 तो a और b क्रमशः होंगे। a और b कितना डिग्री होगा ये निकालना है। तो दिया हुआ है कि साइन a-b बराबर 1/2। दूसरा दिया हुआ है कि कॉस a+b बराबर भी है 1/2। तो साइन a-b बराबर दिया हुआ है 1/2, तो साइन में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, ये चीज़ हम देखेंगे। और साइन का हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री जो है वो उसका मान हो जाता है 1/2। तो 1/2 जो है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान जब बैठाएंगे तो वो 1/2 हो जाएगा।
ऐसे ही कॉस में है ये प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2। तो कॉस में हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो जो 1/2 लिखा हुआ था उसके जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री हो गया। अब इधर का ये साइन और ये साइन दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इधर कॉस और कॉस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, तो समीकरण 1 ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा समीकरण हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस में बी और प्लस में बी ये कट जाएगा, और यहाँ पे है ये और ये दोनों जुट करके हो जाएगा 2a बराबर जोड़ेंगे तो 60 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए ये बराबर हो जाएगा 90/2। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ये का मान आ गया 45 डिग्री। अब ये का मान कोई भी समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में अगर हम ये का मान रखते हैं तो समीकरण 2 से 2 में था ये प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ये के जगह पे 45 डिग्री आया, तो यहाँ पे हम रख देंगे 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसलिए बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये और बी का मान हो जाएगा, एक हो जाएगा 45 डिग्री और दूसरा हो जाएगा 15 डिग्री। यही दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगर दिया हुआ साइन ए का व्युत्क्रम है, साइन ए का उल्टा कौन सा होता है, तो साइन का उल्टा कॉस तुरंत नहीं कर देना है, ठीक। साइन के बाद कॉस आता है, लेकिन साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक ए। साइन का व्युत्क्रम यानी 1/sin ए, ये होता है कोसेक ए के लिए। तो साइन ए का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक ए। क्वेश्चन नंबर 22। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, जो दिया है उस तरह से पहले फिगर बना लेते हैं इसका। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु हो गया भूमि पर, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। एक भवन है यहाँ पे 20 मीटर का, और इस भवन का शिखर यहाँ पर है, इस पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार ये हो गया भूमि। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल ये हो जाएगा, तो मीनार के तल और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार के तल का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, तो ये तल हो गया 45 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा पूरा 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार ये है तो ये वाला ऊंचाई निकालना है। जैसे इसको अगर हम ले लिए ये ABCD, तो ए से DAD जो है वो हो गया मीनार, और AB जो है वो भवन की ऊंचाई है। ये हो गया भवन और ये हो गया मीनार। तो मीनार की ऊंचाई निकालने यानी कि AD का मान निकालना है हमको। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ले लेंगे ये छोटा वाला जो है 45 डिग्री वाला जो त्रिभुज ABC, यहाँ पे लिख लेंगे पहले सॉल्व करने के पहले कि माना AB भवन है और AD मीनार की ऊंचाई है। माना भवन AD है और मीनार की ऊंचाई
भवन ए बी हो जाएगा, ए बी, भवन ए बी है और मीनार की ऊंचाई ए डी है। तो हमको यहाँ पे ए डी निकालना है कि ए डी कितना होगा। भवन जो है वो दिया हुआ है कि 20 मीटर ऊंचा है, यानी ए बी का मान दिया हुआ है 20 मीटर है। तो पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें ले लेंगे tan, हम लेंगे tan 45 डिग्री लेंगे। तो सामने वाला ये हो जाएगा लंब P बाय बी, तो ये दिया हुआ है, इससे मेरा ये निकल जाएगा। तो लेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ए बी दिया हुआ है 20 बटे आधार BC। अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 बराबर 20 बटे BC। अब इसको BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 20। तो ये 20 मीटर था तो BC भी आ गया मेरा 20 मीटर। BC का मान निकल गया मेरा अब ये 20 मीटर। अब हम ले लेंगे पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में अगर लेंगे तो ये हो जाएगा कोण मेरा हो जाएगा 60 डिग्री, इसमें भी लेंगे tan ही, तो tan लेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ये लंब बटे आधार। तो BCD में लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा BD बटे आधार हो जाएगा BC। अब BD जो है उसको हम BA प्लस AD लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा BA प्लस AD बटे BC का BC तो यहाँ 20 निकाल चुके थे, इसका मान रख देते हैं 20। अब यहाँ पे tan दिया हुआ है मेरा, यहाँ tan में 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का यहाँ हो जाएगा मान √3 बराबर BA, भवन है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ था, तो ये हो गया 20 प्लस AD, मीनार की ऊंचाई AD है वो निकालना है, बटे 20। अभी 20 √3 से जब गुना होगा तो इधर 20 √3 हो जाएगा, और ये जो 20 प्लस AD है उसको 1 से गुना करेंगे तो जो है 20 प्लस AD का 20 प्लस AD ही रह जाएगा, और ये 20 √3 से गुना होकर के इधर हो गया 20 √3। अब AD का मान निकालना है तो ये 20 को यहाँ से हटा देंगे, ये प्लस में इधर आकर के हो जाएगा माइनस में, तो इससे हो जाएगा AD बराबर 20 √3 माइनस 20, ये प्लस में है इधर आके माइनस में हो गया 20। अब 20 यहाँ भी 20 यहाँ पर भी है, तो 20 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, इतना मीटर। 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। तब 20 इंटू √3 माइनस 1, इसका हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कोई भी वृत्त अगर लेंगे उसका एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है। दूसरा अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा जरूर करना पड़ेगा, और जैसे ही वो हल्का टेढ़ा होगा तो ये फिर इस बिंदु से हट के हो जाएगा। एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। एक वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र वो है, और इस पर TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु है T, इससे एक स्पर्श रेखा है TP और दूसरा स्पर्श रेखा है T से Q। TP और TQ दो स्पर्श रेखा हो गया, केंद्र वो वाला वृत्त पर हो गया। इस प्रकार है कि कोण POQ, कोण POQ, इससे यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, तो कोण POQ, ये वाला जो कोण बन रहा है वो है 110 डिग्री। तो कोण PTQ होगा, कोण PTQ यानी ये वाला कोण कितना डिग्री होगा ये निकालना है हमको। ये दिया है 110 डिग्री।
तब इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये निकल जाएगा। जैसे कि ये एक जो बन गया पी टी क्यू ओ, ये एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज पी टी क्यू ओ। अब चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, जिसमें से एक कोण मेरा दिया हुआ है कि ये वाला कोण है 110 डिग्री। ये इस टाइप का एक बन जाएगा चतुर्भुज। ऐसे तो ये हो गया 110 डिग्री। अब यहाँ पे जो है ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा कि कोई ये जो बिंदु टी से पी जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये यहाँ पे पी बिंदु जो है वो है इसका स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु से जब केंद्र को मिलाते हैं तो यहाँ पे समकोण बनता है 90 डिग्री। यहाँ पर भी ये बिंदु Q है वो स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या जो खींचते हैं ओ से केंद्र से इसका, तो यहाँ पे ये समकोण बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो एक कोण मेरा निकालना है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, जिसमें से ये हो गया 90 और ये हो गया 90, 110। तो चौथा कोण आराम से निकल जाएगा। तो चतुर्भुज के चारों कोण जैसे एक हो जाएगा कोण P प्लस कोण O, इसको ले लेते हैं कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर चारों कोण मिला करके हो जाएगा 100, चारों कोण मिला के 360 डिग्री। अब कोण P ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण O 110 डिग्री दिया हुआ है, 110 डिग्री प्लस कोण Q ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस कोण T यही हमको निकालना है बराबर 360 डिग्री। ये सभी को जोड़ेंगे तो 90 और 110 200 हो जाएगा और प्लस 90 290 हो जाएगा। अभी 290 इधर प्लस में है, इधर जाकर के हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ बच जाएगा कोण T बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। 360 में से 290 को घटाएंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसका मान हो जाएगा ये बी वाला। 25 में दिया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। एक पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बना लिए हम यहाँ पे एक वृत्त पहले, इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो इससे मान लेते हैं कि इतना बड़ा का ये कि ये मेरा बन रहा है त्रिज्यखंड। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 14 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पे थीटा का मान नहीं दिया हुआ कुछ भी, सिर्फ दे दिया है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया है। तो पूछ रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब कि इधर जो इतना जो बच गया खाली वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया है। जब थीटा नहीं दिया है तो इसको कैसे निकालेंगे हम। थीटा नहीं दिया लेकिन यहाँ पे आर दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है कि है 7 सेंटीमीटर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे कि पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा 22/7, आर का मान 7 दिया हुआ है। इससे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का हम निकाल लेंगे, उसमें से घटा देंगे हम जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको हम घटा देंगे, तो ये बच जाएगा। तो उस यहाँ थीटा नहीं दिया है फिर भी हम इसका आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर 7 गुने 7 का 2 बार हो जाएगा, आर है 7, तो अभी 7 और 7 कट जाएगा तो 22 गुने 7 हो जाएगा 154। 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया ये मेरा। अब इसमें से पूछ रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड जो है, दीर्घ त्रिज्यखंड जो ये बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
बराबर विड्थ का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं 154 और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मान दिया है 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो 154 माइनस कर देंगे 14 तो हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। 140 दिया हुआ है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 26। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ये वाला हो जाएगा चाप की लंबाई। तो इस चाप की लंबाई क्या होगी अगर वो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। सभी का मान रख देंगे हम। 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7। आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री बटे 360। ये 0 और 0 खत्म हो जाएगा। 6 से काटेंगे इसको 6 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से काटेंगे 2 तिया 6 3 बार में कट जाएगा। अब ये 3 से काटेंगे 21 को 3 सते 21 कट गया। अब ये 7 और ये 7 कट जाएगा, बच गया क्या सिर्फ 22 बचा। तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा चाप की लंबाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक शंकु बनाया गया है जिसका ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। एक बच्चा है जो कि उसको मोड़ करके इसको एक गोला बना दिया। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लिए हम कि गोले की त्रिज्या, इसको हम मान लिए हम r। अब शंकु का दिया हुआ है त्रिज्या 6 और गोले का त्रिज्या हमको निकालना है। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है। अब जितना मिट्टी से जो शंकु बनाया गया था उसी शंकु वही को ही बना दिया गया है। एक बच्चा ने उसको गोला बना दिया। तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों का आयतन होगा बराबर। तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। ये हो गया मेरा शंकु का आयतन। और गोले का आयतन का होता है 4/3 πr³ तो गोले का r जो है त्रिज्या उसको हम कैपिटल R माने हैं तो इसका हो जाएगा 4/3 πr³। अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यहाँ भी पाई कट जाएगा। इधर बच गया r² h। शंकु के लिए है ये। तो शंकु का r है 6 तो इधर हो जाएगा 6² h। इसका ऊंचाई है 24 तो हो जाएगा 24 बराबर इधर है यहाँ पे 4 इंटू r³। अब ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसका 6 स्क्वायर को 6 स्क्वायर ही रहने देते हैं गुने 24। ये 4 यहाँ पे गुना में, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में 4 तो इधर बच गया यहाँ पे r³। अभी 4 से काटेंगे 24 को तो 4 छक 24 6 बार में कट जाएगा। तो इधर क्या बच गया 6 स्क्वायर गुने 6 यानी 6 का पावर q हो जाएगा। इधर r का पावर q है तो दोनों तरफ पावर q और q हो गया तो q कट जाएगा। r बराबर आ जाएगा मेरा 6।
यही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ये में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न आंकड़े का बहुलक होगा। अब बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए उसका फॉर्मूला सबसे पहले जो है वो बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना होगा तभी ये बनेगा। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे ये L क्या है, F1 F2 से कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखना है। तो L जो है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग पहले कैसे निकालेंगे, कौन सा जानेंगे कि कौन होगा बहुलक वर्ग। तो जिसका बारंबारता सबसे अधिक रहेगा वही हो जाएगा बहुलक, वही वर्ग हो जाएगा बहुलक वर्ग। यहाँ बारंबारता सबसे अधिक है 8, तो इसका जो वर्ग 20 से 30 है यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग जो रहता है वही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या हो गया 20 से 30, बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। अब 20 से 30 जो बहुलक वर्ग हो गया तो L जो है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग ये निकल गया मेरा, इसमें निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा 30 है, तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L हो जाएगा यहाँ पे 20। L के बाद फिर है F1। F1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 है, तो ये F1 हो जाएगा 8। F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा F1 और उससे पहले F0 और F1 के बाद हो जाएगा F2। ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा ये हो जाएगा F1, ये F0 और ये हो जाएगा F2। जो बहुलक वर्ग निकलेगा वही हो जाएगा F1। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 है, वो F1 हो गया। अब F0 हो जाएगा F1 से पहले वाला, तो ये F0 हो गया 5 और F2 हो जाएगा F1 के बाद वाला, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब H जो है, H होता है वर्ग माप, मतलब ये 20 से 30 जो ले रहे हैं तो यही दोनों का डिफरेंस, 30 में से 20 घटाएंगे कितना होगा तो 10, तो वही H जो है वर्ग माप हो जाएगा 10। अब सभी का मान बैठा देना है, बहुलक निकल जाएगा। इसलिए बहुलक बराबर L है 20, तो यहाँ रखेंगे 20 प्लस F1 8 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस F0 5 है, तो 8 माइनस 5 बटे 2F1, 2 को 8 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 गुने 8 माइनस F0 है 5 माइनस F2 6 हो गया गुने H है 10, तो यहाँ पे गुने 10। अब ये हो जाएगा 20 प्लस 8 में से 5 घटाएंगे 3 होगा, 8 दूना ये हो जाएगा 16 माइनस 6, माइनस में है 5 और माइनस में 6, दोनों मिलके हो जाएगा माइनस में 11 गुने 10। ये हो जाएगा 20 प्लस 3 बटे 16 में से 11 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 गुने 10। अब इसको 5 दूना 10 दो बार में कट जाएगा, ये आ गया 20 प्लस 3 गुने 2 6 हो जाएगा, 20 प्लस 6 हो जाएगा 26, यही हो जाएगा आंसर। तो 26 हो जाएगा इसका बहुलक। 29 नंबर में दिया हुआ है कि एक थैले में 2 लाल और 4 सफ़ेद गेंद हैं। एक थैला है जिसमें 2 है लाल और 4 सफ़ेद है, 2 है रेड वाला और 4 है वाइट वाला। एक गेंद निकालने पर उसके लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ लाल नहीं होने की पूछ रहा है, लाल होने की नहीं, लाल नहीं होने की। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी रेड नॉट।
लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो कुल यहाँ पे कितना बॉल है? 4 है और 2 6 है, तो ये हो जाएगा नीचे में पहले कुल प्रायिकता कुल हो जाएगा आंकड़ा में इसका 6। इसमें मेरे फेवर में कितना है? लाल नहीं होने का ही मेरा फेवर है, ये निकालना है। तो लाल नहीं होने वाला कितना है? 4 है। 2 तो लाल है तो वो तो मेरा फेवर में नहीं हुआ, हमको लाल नहीं का प्रायिकता निकालना है। तो लाल नहीं वाला है कितना? 4 टू है, तो हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। ये हो जाएगा ऑप्शन सही। आंकड़े 3 4 3 2 5 3 2 की माध्यिका होगी। एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्यिका निकालना कि क्या होगा। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उसको जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको या तो घटते क्रम में सजाना होगा या तो फिर बढ़ते क्रम में सजाना होगा। दोनों में से किसी भी क्रम में सजा सकते हैं, या तो घटते हुए में या तो बढ़ते हुए। अभी तो ये घटते बढ़ते में कुछ नहीं है, 3 के बाद बढ़ के 4 हुआ, फिर घट के 3 हो गया, फिर घट के 2 हो गया, फिर बढ़ के 5 हो गया। तो ये अभी सजाया हुआ नहीं है, तो इसको पहले हम आंकड़ा को सजाएंगे या तो घटते हुए में या तो बढ़ते हुए में। तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो 2 जब 2 बार आया है तो जब 2 को लिखेंगे हम, तो उसको ऐसा नहीं कि एक बार 2 लिख दी तभी हो गया, अब 3 को लिखें। सो जब ये 2 बार दिया हुआ है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 को 2 बार लिख दिए। इसके बाद है 3, 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 भी है वो 1 2 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 को भी हम 3 बार लिखेंगे। 3 हो गया। इसके बाद है 4 जो कि 1 बार आया है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। फिर है 5, वो भी 1 बार आया तो यहाँ लिख दिए 5। अब इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लिए। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इसको अगर फॉर्मूला से बनाना है तो फॉर्मूला भी बता देते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो सबसे सीधा बनाने का नियम क्या है कि जो बीचों बीच में आएगा वही हो जाएगा माध्यक। तो बीचों बीच में इसमें कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो इधर से अगर हम 3 हटा दें और अगर इधर से भी 3 हटा दें, 6 हट गया, तो बीच में 3 आ गया, तो यही हो जाएगा इसका माध्यिका। माध्यिका मतलब बीचों बीच में पूरा। तो इस तरह से सिंपल अगर हमको निकालना है तो ऐसे में निकाल लेंगे कि इसका माध्यिका हो जाएगा 3। लेकिन जब इसको फॉर्मूला से भी समझ लेना है, अब फॉर्मूला से बनाना रहेगा हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल है 3 3 6 और 1 7, 7 है, तो n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 जो है वो विषम है, 7 मेरा आ गया विषम। अगर विषम हो जाएगा तो माध्यिका क्या होगा? अगर संख्या जो आंकड़ा दिया रहेगा वो अगर विषम रहेगा तो माध्यिका हो जाएगा n+1/2वां पद। n+1/2वां पद। तो n यहाँ पे 7 है, तो इसका माध्यिका हो जाएगा 7+1/2वां पद। तो 7+1 8 हो जाएगा, 8/2 4। तो चौथा पद जो होगा वो 4th पद इसका हो जाएगा बहुलक, चौथा पद। तो चौथा पद कौन है? 1 2 3 4, यही आया। तो चौथा पद 3 है, तो इसका बहुलक हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा 3। और अगर ये n सम रहता, जैसे कि अगर मान लेते हैं इसका तो आंसर निकल गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें कि अगर n रहता, यहाँ पे मान लेते हैं अगर निकालना रहेगा 2 3 4 5, ये सम संख्या होगी 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 है, 4 होगी ये सम संख्या। तो अगर ऐसा रहेगा तब तो ये जो बीचों बीच वाला हम बोले वो तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, काहे कि 2 जब इधर से हटाएंगे 2 इधर से हटाएंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा केस में फॉर्मूला से कैसे बनाना है वो बता देंगे, लेकिन पहले बिना फॉर्मूला का समझ लेते हैं। ऐसा में क्या करेंगे कि इधर से जब 2 2 हटाने से बीच में कुछ नहीं बचता है, तो इधर से 1 1 तो हटाएंगे, इधर वाला 1 2 को खत्म कर दिए, इधर से ये 5 को खत्म कर दिए, बीच में 2 बच गया, तो ये दोनों जो बच गए ये दोनों को जोड़ करके और 2 से भागा दे देंगे। तो 3+4/2 7/2, यानी कि हो जाएगा इसका 3.5। अब इसको ये अगर सम संख्या निकल गया
तो इसको कैसे निकालेंगे माध्यिका? तो सम संख्या वाला में निकालने के लिए इसको हम n/2 में तथा n/2 प्लस 1वें पद का माध्य n/2 तो n यहाँ पे 4 है तो 4/2 तो हो गया 2। तो दूसरा पद ले लेंगे, यहाँ पे दूसरा पद 1 2, दूसरा पद 3 है तो एक हो जाएगा 3 और n/2 प्लस 1 तो 4/2 प्लस 1, 4/2 हो गया 2 प्लस 1 3, तो तीसरा पद हो जाएगा इसका 4। तो दोनों पद को जोड़ के भागा दे देंगे 2 से, 4 और 3 7/2 3.5 वही आया। तो फॉर्मूला से अगर निकालना है तो इस तरह का फॉर्मूला बैठाना होगा, और अगर फॉर्मूला उतना नहीं याद रखने जैसा लग रहा है तो सीधा सीधी इसको, अगर ये विषम संख्या है तो विषम संख्या में जो बीचों बीच में दोनों तरफ से इधर से 3 हटा दिए, इधर से 3 हटा दिए, जो बीच में आएगा वही हो जाएगा इसका माध्यिका। और अगर ये सम संख्या है तो जब इधर से 2 हटाते हैं, इधर से भी 2 हटाते हैं, तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है, तो इधर से 1 हटाएंगे, इधर से 1 हटाएंगे, बीच में बच जाएगा 3 और 4, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, यही हो जाएगा इसका माध्यिका। तो ये हो गया बिना फॉर्मूला से अगर बनाना है अपने से तो 30 क्वेश्चन अब यहाँ समाप्त हो गया। इसको एक बार समझ लेने के बाद अपने से भी बनाने का प्रैक्टिस करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना है, उसके बाद आंसर को मैच करना है। आगे फिर दूसरा वीडियो में अगला सेट के लिए सब चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए उसको बनाएंगे। धन्यवाद।